दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोलन एवं तरंगे में आज हम दो युग्मित दोलित्र तथा सामान्य विधा के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम कंपन विधा क्या है तथा दो युग्मित दोलित्र यदि कंपन करें तो क्या होगा, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंपन विधा। अब कंपन विधा क्या है? एक सरल आवर्ती दोलित्र या एक सरल निकाय जो एक निश्चित आवृत्ति से दोलन करता है के दोलन के कंपन कंपन विधा कहलाते हैं। जब कंपन विधा केवल एक ही चर पर निर्भर करती है तथा इसकी आवृत्ति इसकी स्वाभाविक या प्राकृतिक आवृत्ति होती है, तो ऐसी कंपन विधा सामान्य कंपन विधा कहलाती है। अब युग्मित दोलन एक ऐसा निकाय जिसमें दो या अधिक आवृत्ति दोलित्र हों तथा ये दोलित्र आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं। अर्थात यदि हम एक में परिवर्तन करें तो दूसरे में भी परिवर्तन हो, तो इस प्रकार के निकाय के दोलन युग्मित दोलन कहलाते हैं। तो यहां पर हमने एक पिंड m1 द्रव्यमान का, दूसरा पिंड m2 द्रव्यमान का है तथा इन्हें जोड़ने के लिए स्प्रिंग K है। इसी प्रकार K1 तथा K2 स्प्रिंग नियतांकों वाली स्प्रिंग जड़ आधार से जुड़ी है। तो यदि हम इस अवस्था में दोलन कराएं तो ये दोलन युग्मित दोलन होंगे। इसी प्रकार हमने यहां पर एक पिंड ये और एक पिंड ये लिया है। दोनों पिंडों के द्रव्यमान m है तथा ये आपस में एक स्प्रिंग द्वारा जुड़े हैं जिसका स्प्रिंग नियतांक k है तथा इन्हें हमने जड़ आधार से लटकाया है। तो एक दोलित्र हमारा ये हो गया, एक दोलित्र ये हो गया और ये दोनों आपस में एक स्प्रिंग से जुड़े हैं जिसका स्प्रिंग नियतांक k है। तो इस अवस्था में जो दोलन होंगे वो युग्मित दोलन कहलाएंगे। इसी प्रकार ये अवस्था भी हो सकती है। यहां पर ये कुंडली है जिसका स्वप्रेरण गुणांक L तथा एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है। इसी प्रकार ये दूसरा परिपथ है। तो एक हमारे LC दोलन इसमें होंगे, एक LC दोलन इसमें होंगे और ये दोनों कुंडलियां अन्योन्य प्रेरण से जुड़ी हैं। इसलिए यदि एक में परिवर्तन होगा तो दूसरे में भी परिवर्तन होगा। तो इस अवस्था में भी जो दोलन होंगे वो युग्मित दोलन कहे जाएंगे। अब दो युग्मित दोलित्र। तो यहां पर हमने एक दोलित्र ये लिया है जिससे गोलक एक जुड़ा है, दूसरा दोलित्र हमारा ये है जिससे गोलक दो जुड़ा है। इन दोनों गोलकों के द्रव्यमान m है। ये दोलित्र भी हमारा L लंबाई की रस्सी से यहां से बांधा गया है और ये वाला दोलित्र भी L लंबाई की रस्सी से बंधा है तथा गोलक 1 तथा गोलक 2 ये दोनों एक स्प्रिंग द्वारा जुड़े हैं जिसका स्प्रिंग नियतांक K है। माना एक तथा दो युग्मित दोलित्र हैं, तो एक दोलित्र हमारा ये हो गया, दूसरा दोलित्र ये हो गया। M प्रत्येक दोलित्र का द्रव्यमान है तथा L उस छड़ की लंबाई है जिससे ये दोनों दोलित्र लटके हुए हैं। तो ये हमारा L और ये भी L कि दोलित्र 1 तथा 2 को जोड़ने वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक है। तो ये स्प्रिंग दोनों को जोड़ती है, इसका स्प्रिंग नियतांक K है। माना दोनों गोलक के मध्य दूरी इतनी है कि साम्यावस्था में स्प्रिंग में कोई खिंचाव नहीं होता है। तो ये इस तरह से लटकी हुई है, बीच में एक स्प्रिंग से जुड़ी है। अब साम्यावस्था में
ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में कोई भी खिंचाव नहीं है, अर्थात स्प्रिंग रिलैक्स पोजीशन में है। अब गोलक 2 को एक और खींचते हैं जबकि गोलक स्थिर रहता है। तो इस गोलक 2 को मैं इधर खींच देता हूं जबकि ये इसी अवस्था में है। तो डायग्राम हमारा इस टाइप से हो गया। ये गोलक जो यहां पर था इसको आपने यहां तक खींच दिया है, तो ये इसकी पोजीशन, जबकि ये इसी अवस्था में अभी भी है। तो यहां पर स्प्रिंग में खिंचाव होगा और ये स्प्रिंग क्या करेगी, एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न करेगी और गोलक 2 को वापस अपनी वास्तविक स्थिति में लाने का प्रयास करेगी। प्रारंभ में 2 का आयाम अधिकतम है तथा 1 का आयाम 0 है। क्योंकि 2 को आपने खींचा है और छोड़ दिया है, तो 2 का आयाम अधिकतम होगा जबकि 1 का आयाम 0 होगा। अब गोलक 2 अपनी ऊर्जा 1 को स्थानांतरित करता है तथा 1 दोलन करना प्रारंभ करता है। तो क्योंकि 1 और 2 दोनों इस स्प्रिंग से जुड़े हैं और स्प्रिंग हमारी खिंचाव की स्थिति में है, तो वापस इसमें एक प्रत्यानयन बल कार्य करेगा जो गोलक 2 को अपनी विरामावस्था में लाने का प्रयास करेगा। तो ये जो 2 है ये अपनी ऊर्जा 1 को धीरे धीरे स्थानांतरित करेगा, तो 1 का आयाम धीरे धीरे बढ़ने लगेगा जबकि 2 का आयाम 0 होने लगेगा। तो 2 अपनी ऊर्जा 1 को स्थानांतरित करता है तथा 1 दोलन करना प्रारंभ करता है। 2 का आयाम सतत रूप से घटता है जबकि 1 का आयाम बढ़ता है और एक स्थिति ऐसी आएगी जब 2 का आयाम 0 होगा जबकि 1 अधिकतम आयाम से दोलन करेगा। अंत में 2 का आयाम 0 हो जाता है तथा 1 का अधिकतम तथा इसका मान 2 के प्रारंभिक आयाम के बराबर होता है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब 2 का आयाम 0 हो जाएगा जबकि 1 अधिकतम आयाम से दोलन करेगा और ये जो 1 का अधिकतम आयाम है वो 2 के प्रारंभिक आयाम के बराबर होगा। अर्थात यह अवस्था प्रारंभिक अवस्था की उल्टी होती है या विपरीत होती है। एक स्थिति में ऐसी मानते हैं जब 2 का विस्थापन x2 और 1 का विस्थापन x1 है। इसके पश्चात 1 अपनी ऊर्जा पुनः 2 को स्थानांतरित करता है तथा यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। तो आपने क्या किया है, 2 को इधर खींच के छोड़ दिया है जबकि 1 विरामावस्था में है, तो 2 इस तरह से दोलन करेगा। 2 अपनी धीरे धीरे ऊर्जा 1 को स्थानांतरित करता जाएगा, तो 2 का आयाम धीरे धीरे घटता जाएगा और अंत में 0 हो जाएगा जबकि 1 का आयाम धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और एक स्थिति ऐसी आएगी जब 1 का आयाम 2 के प्रारंभिक आयाम के बराबर होगा, अर्थात 1 का आयाम अधिकतम होगा। इसके पश्चात पुनः 1 अपनी ऊर्जा 2 को स्थानांतरित करेगा और 1 का आयाम धीरे धीरे घटता जाएगा जबकि 2 का वापस बढ़ता जाएगा। तो यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। तो 2 अपनी ऊर्जा 1 को और 1 अपनी ऊर्जा 2 को सतत रूप से स्थानांतरित करता रहता है। इस प्रकार प्रारंभ में 2 को दी गई ऊर्जा 1 तथा 2 के मध्य युग्मन निकाय के द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। तो युग्मन निकाय मतलब ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के द्वारा 2 अपनी ऊर्जा 1 को और 1 पुनः अपनी ऊर्जा 2 को स्थानांतरित करता रहता है। माना किसी समय 1 तथा 2 के विस्थापन क्रमशः x1 तथा x2 हैं, तो 1 का विस्थापन x1, 2 का विस्थापन हमने किसी समय x2 माना है। इस समय स्प्रिंग x2 माइनस x1 द्वारा खींची रहती है। तो ये जो खिंचाव है स्प्रिंग में, या 1 और 2 के मध्य दूरी x2 माइनस x1 होगी। स्प्रिंग द्वारा 1 तथा 2 पर लगने वाला प्रत्यास्थ बल, अब स्प्रिंग द्वारा जो बल लगेगा वो क्या होगा, k इंटू x2 माइनस x1। ये k हमारा स्प्रिंग नियतांक है। अभी हमारा डायग्राम, 1 पर परिणामी प्रत्यानयन बल। अब 1 पर परिणामी प्रत्यानयन बल क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला बल प्लस स्प्रिंग के कारण प्रत्यास्थ बल। अब गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल लग रहा है वो हमारा -mg/L इंटू x1 और स्प्रिंग के कारण जो प्रत्यास्थ बल लग रहा है
वो k इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये एक पर परिणामी प्रत्यनयन बल का मान है। दोलित्र एक की गति का समीकरण। अब यदि मैं इस दोलित्र की गति का समीकरण लिखूं तो F इक्वल टू एम ए होता है, और F हमने यहां निकाला है, और न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F इक्वल टू एम ए या m d2x1 अपॉन dt2। तो m d2x1 अपॉन dt2 का मान इसके बराबर होगा। सो m d2x1 अपॉन dt2 इज इक्वल टू माइनस mg अपॉन l इंटू x1 प्लस k इंटू एक्स टू माइनस x1। तो ये हमारा इसके बराबर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस पूरी समीकरण को m से भाग दे देते हैं। तो यहां से m हट जाएगा, यहां से भी m हट जाएगा, और यहां पर m नीचे आ जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, d2x1 अपॉन dt2 इज इक्वल टू माइनस g अपॉन l इंटू x1 प्लस k बाई m इंटू एक्स टू माइनस x1। तो ये हमें दोलित्र वन की गति का समीकरण प्राप्त हुआ है। अब इस पूरे को आप लेफ्ट में ले लो तो ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा। सो d2x1 अपॉन dt2 प्लस g अपॉन l इंटू x1 माइनस k बाई m इंटू एक्स टू माइनस x1 इक्वल टू 0। तो हमें ये समीकरण प्राप्त हुई है। तो ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। इसी प्रकार यदि हम दोलित्र दो की गति का समीकरण लिखें तो आपको x1 की जगह x2 और x2 की जगह x1 लिखना है। तो वो क्या आ जाएगी, यहां पर हमने x2, यहां पर भी x2, यहां पर x1 और यहां पर x2 लिखा है। सो d2x2 अपॉन dt2 प्लस g बाई l इंटू x2 माइनस k बाई m x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो सिंपली हमने इस इक्वेशन के अंदर x1 को x2 से और x2 को x1 से प्रतिस्थापित कर दिया है या रिप्लेस कर दिया है। अब मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा x2 माइनस x1, और यहां से जो माइनस बाहर आएगा वो इस माइनस को प्लस बना देगा। सो d2x2 अपॉन dt2 प्लस g बाई l इंटू x2 प्लस k बाई m इंटू x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। अब रूट g अपॉन l को हम ओमेगा 0 मान लेते हैं, और ओमेगा 0 इस दोलित्र की वास्तविक आवृत्ति है या स्वाभाविक आवृत्ति है। तो प्रत्येक दोलित्र की स्वाभाविक आवृत्ति या प्राकृतिक आवृत्ति या वास्तविक आवृत्ति रूट g बाई एल, एंड रूट k बाई m को ओमेगा c मान लेते हैं। और इस ओमेगा c का मतलब प्रत्येक स्प्रिंग की युग्मन आवृत्ति। सो ये आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा सी स्क्वायर। सो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो ये बन जाएगी d2x1 अपॉन dt2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 माइनस ओमेगा सी स्क्वायर x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। अब मैं यहां से और यहां से x1 कॉमन लूं, क्योंकि इसको जैसे खोलोगे यहां से हमको मिलेगा माइनस ओमेगा सी स्क्वायर x2 प्लस ओमेगा सी स्क्वायर इंटू x1। तो इसमें और आप इसमें x1 कॉमन लो, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस ओमेगा सी स्क्वायर इंटू x1, और बचा हुआ क्या है माइनस ओमेगा सी स्क्वायर x2। तो हमें दोलित्र वन की गति का समीकरण मिला है d2x1 अपॉन dt2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा सी स्क्वायर इंटू x1 माइनस ओमेगा सी स्क्वायर x2 इक्वल टू 0। इसी प्रकार यदि मैं यहां से दोलित्र दो की गति का समीकरण निकालूं तो हमें यह प्राप्त होगा। तो d2x2 अपॉन dt2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x2 प्लस ओमेगा सी स्क्वायर इंटू x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। और मैं क्या करता हूं, इसमें और इसमें x2 कॉमन लूं तो ये क्या हो जाएगा d2x2 अपॉन dt2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा सी स्क्वायर इंटू x2 माइनस ओमेगा सी स्क्वायर x1 इक्वल टू 0। तो एक समीकरण हमें ये मिली है और एक ये मिली है। ये दोलित्र वन की गति का समीकरण और ये दोलित्र दो की गति का समीकरण है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा d2x1 अपॉन dt2
प्लस d2x2 अपॉन dt2, तो वो क्या बन जाएगा, d2 अपॉन dt2 आप कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आ जाएगा x1 प्लस x2। और अब इनको हम जोड़ें, सो पहले x1 ले तो ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस ओमेगा सी स्क्वायर इंटू x1 माइनस ओमेगा सी स्क्वायर इंटू x1, तो ओमेगा सी स्क्वायर से ओमेगा सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो साथ में आ जाएगा ओमेगा 0 स्क्वायर x1, और इसको जोड़ोगे तो ओमेगा सी स्क्वायर x2 और ओमेगा सी स्क्वायर x2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा ओमेगा 0 स्क्वायर x2 इक्वल टू 0। तो इसमें भी ओमेगा 0 स्क्वायर कॉमन, तो गति का समीकरण हो जाएगा d2 अपॉन dt2 x1 प्लस x2 प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। अब समीकरण 2 में से एक हम घटा देते हैं, सो यहां तो क्या आ जाएगा, d2 अपॉन dt2 x2 माइनस x1। अब आप इसमें से घटा रहे हो तो ये माइनस और ये प्लस, तो पहले मैं x1 की वैल्यू लूं तो यहां पर है माइनस x1, हम कॉमन ले लें इसमें और इसमें, तो ब्रैकेट में बचेगा ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस ओमेगा सी स्क्वायर प्लस ओमेगा सी स्क्वायर, मतलब ये हो गया माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा सी स्क्वायर इंटू x1। अब x2 लें तो ये और ये जुड़ जाएंगे, सो प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा सी स्क्वायर इंटू x2 इक्वल टू 0। तो इसमें और इसमें ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आएगा x2 माइनस x1। सो हमने इसमें से घटाया तो हमको ये मिला। अब ये 2 ओमेगा सी स्क्वायर और ये 2 ओमेगा सी स्क्वायर, सो यहां पर हो गया ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा सी स्क्वायर इंटू x2, और यहां पर हो गया माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा सी स्क्वायर x1। अब हम ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा x2 माइनस x1, तो हमें ये समीकरण मिलेगी। तो दोनों समीकरणों को जोड़ने पर ये और घटाने पर ये मिल रहा है। ये दोनों समीकरणें कौन सी, ये वाली और ये वाली, ये दोनों समीकरणें सरल आवर्त गति दर्शाती हैं। यदि x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x हो तो गति पूर्णतः निम्न समीकरण द्वारा दी जाएगी। वो कौन सी होगी, अगर मैं x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x कर दूं तो ये तो हो गया हमारा 0, तो यहां से तो आप गति की समीकरण नहीं दे सकते हो, और यहां पर रखोगे तो होगा 2x और ये भी 2x, 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो अगर x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x है तो गति हम इस समीकरण द्वारा देंगे। अब यदि हम इसकी कोणीय आवृत्ति निकालें तो वो क्या होगी, ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 0 इक्वल टू रूट जी बाई एल। ये अयुग्मित दोलित्र की आवृत्ति है। यदि x1 इक्वल टू माइनस x2 हो तो गति निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। तो हम यदि इसमें x1 इक्वल टू माइनस x2 रखें तो ये 0 और ये 0, तो इस समीकरण द्वारा गति नहीं दी जाएगी, और इसमें रखोगे तो ये 2x और ये भी 2x, 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो ये गति का समीकरण प्रदान करेगी। सो x1 इक्वल टू माइनस x2 रखा तो ये हो गया 2x2 और ये भी 2x2, सो d2 2x2 अपॉन dt2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा सी स्क्वायर इंटू 2x2 इक्वल टू 0, 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर दो, सो हमें ये समीकरण मिल जाएगा। अब यदि हम इसकी कोणीय आवृत्ति निकालें तो वो क्या होगी, ओमेगा 2 इक्वल टू रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओमेगा सी स्क्वायर, जबकि इसकी थी ओमेगा 0 जिसका मान रूट जी बाई एल था। अब ओमेगा 0 हमें पता है, ओमेगा सी भी पता है, इसमें रखोगे तो ओमेगा 2 का मान आ जाएगा। अब ओमेगा 0 स्क्वायर है जी बाई एल, ओमेगा सी स्क्वायर है के बाई एम, तो आवृत्ति आ गई ओमेगा 2 इक्वल टू दिस वन। स्पष्ट है कि ओमेगा 2 में ये फैक्टर एक्स्ट्रा जुड़ रहा है,
इसलिए ओमेगा 2 का मान ओमेगा 1 से अधिक होगा, क्योंकि ओमेगा 1 हमारा ये है। समीकरणों के हल अर्थात सामान्य विधा। अब एक समीकरण हमारी ये थी, एक समीकरण ये थी। यदि हम x1 प्लस x2 को कैपिटल X1 लें और x2 माइनस x1 को कैपिटल X2 लें, तो इसको कैपिटल X1 और इसको कैपिटल X2 रखें, तो हमें एक समीकरण ये मिलेगी और एक समीकरण ये मिलेगी। इन समीकरणों के हल स्पष्ट है कि दोनों सरल आवर्त गति के समीकरण हैं, तो इनके हल क्या होंगे? वो हल हमारे या तो साइन के फॉर्म में या कॉस की फॉर्म में होंगे। यहां पर हमने साइन के फॉर्म में लिया है, सो x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा 1 t प्लस फाई 1 एंड x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा 2 t प्लस फाई 2। यहां a1 तथा a2 नियतांक हैं, जबकि फाई 1 तथा फाई 2 दोलित्र की प्रारंभिक कलाएं हैं। अब एक हल हमें ये मिला है, दूसरा हल ये है। क्योंकि ये समीकरणें दो विभिन्न आवृत्तियों ओमेगा 1 तथा ओमेगा 2 के कंपनों को दर्शाती हैं, ये ओमेगा 1 के कंपन को, ये ओमेगा 2 के कंपन को दर्शाती है, इसलिए x1 तथा x2 सामान्य निर्देशांक कहलाते हैं। अब केस 1 हम लेते हैं x1 के अध्ययन के लिए। यदि मैं x1 का अध्ययन करना हो तो x2 को मैं 0 सेट करना होगा, तो इसको हम 0 कर देते हैं। अब x2 0, इसका मतलब x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। तो सभी स्थितियों में अर्थात सभी समय x1 इक्वल टू x2 होगा। अब x1 इक्वल टू x2 है, तो हमें केवल यही हल प्राप्त होगा। तो इस अवस्था में दोनों दोलित्र समान कला में तथा समान आवृत्ति अर्थात ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 0, जो कि दोलित्र की स्वाभाविक आवृत्ति थी, उससे दोलन करते हैं। और हमारी ये वही स्थिति है जब x1 इक्वल टू x2 है। यह संभव नहीं है, क्योंकि इस गति में सामान्य विधा x1 के लिए स्प्रिंग में न तो खिंचाव होता है तथा न ही संपीड़न, क्योंकि x1 और x2 दोनों बराबर हैं। तो जब स्प्रिंग हमारी रिलैक्स पोजीशन में थी, वो उसी पोजीशन में बनी रहती है। तो इस अवस्था में न तो स्प्रिंग में खिंचाव हो रहा है और न ही संपीड़न हो रहा है, तो यह गति संभव नहीं है। x1 ये था, x2 ये था। अब केस सेकंड लेते हैं x2 के अध्ययन के लिए। तो यदि मैं x2 का अध्ययन करना हो तो इसको हम 0 सेट करेंगे, तो x1 इक्वल टू 0 लेते हैं। और x1 इक्वल टू 0 कब होगा? जब x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 हो, क्योंकि x1 प्लस x2 को हमने x1 माना था। और इससे हमको क्या मिलेगा? x2 इक्वल टू माइनस x1। तो सभी समय पर x2 और x1 बराबर होंगे तथा विपरीत दिशा में होंगे। तो x1 इधर तो x2 इधर, तो दोनों विपरीत दिशा में होंगे। इस अवस्था में दोनों दोलित्र विपरीत कला में समान आवृत्ति से दोलन करते हैं। तो ये हमारी वो स्थिति हो गई, x1 इधर है, x2 इधर है, दोनों की दिशाएं विपरीत है जबकि परिमाण बराबर है। तो x1 इक्वल टू माइनस x2। तो यहां पर स्प्रिंग में खिंचाव हो रहा है। अब दोलन की आवृत्ति निकालें, तो ओमेगा 2 था हमारा ये, और इसका मान ओमेगा 1 से ज्यादा है, और ओमेगा 1 और ओमेगा 0 एक ही चीज है, अर्थात ओमेगा 2 का मान ओमेगा 0 से अधिक है। तो इस अवस्था में दोलित्र अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से अधिक आवृत्ति से दोलन करेगा। तो इस अवस्था में स्प्रिंग भी अपना कार्य करती है तथा स्प्रिंग के कारण प्रत्यानयन बल दोलित्र की गति में प्रयुक्त होता है। यह गति सामान्य विधा x2 से संबंधित है। इस प्रकार दो युग्मित दोलित्र की सामान्य या व्यापक गति को दो सामान्य विधाओं का अध्यारोपण माना जा सकता है। तो यहां पर हम आज का हमारा ये लेक्चर समाप्त करते हैं। गुड बाय।